दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ये सेकेंड लेसन में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। पहले उसके बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नोट से पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, सेकेंड लेसन का नाम क्या है पहले उसको जानेंगे। रेल पथ सर्वेक्षण। रेल पथ सर्वेक्षण इसको कहते हैं रेल ट्रैक सर्वे। हम लोग जो जो रेलगाड़ी चलती है दोस्तों, जो रेल ट्रैक बना होता है उसका सर्वेक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा अध्ययन करना है इस चैप्टर में। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा। पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा रेल पथ आवश्यकता, मतलब नेसेसिटी ऑफ अ रेलवे लाइन। क्यों आवश्यकता पड़ी हमें रेल लाइन की, क्यों आवश्यकता पड़ी रेलवे लाइन की, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों रेल मार्ग को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर विच अफेक्ट द रेल ट्रैक। मतलब कि रेल मार्ग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं, किसके द्वारा हमारा रेल मार्ग प्रभावित होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा पथ संरेखण क्या होता है, ट्रैक अलाइनमेंट क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में रेल पटरी का संरेखण अर्थात अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिल एरिया। हिली एरिया में मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल पटरी का संरेखण कैसे करते हैं और किस प्रकार का ट्रैक का निर्माण करना चाहिए हमें पहाड़ी एरिया में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रेल मार्ग की आवश्यकता हम लोग को क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ अ रेलवे लाइन। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी। किसी क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के अनेक कारण होते हैं। ठीक दोस्तों, यह कारण सामाजिक, व्यवसायिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, औद्योगिकी और आर्थिक, पर्यटनी अथवा अन्य हो सकते हैं। मतलब जो दोस्तों ये हमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक धार्मिक कारण हो सकता है, एक सामाजिक कारण, व्यवसायिक कारण, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, सैनिकी कारण भी हो सकता है, औद्योगिकी कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, पर्यटनिक मतलब जो पर्यटन आते हैं उनका भी कारण हो सकता है, तथा अन्य कारण हो सकते हैं। जब कोई नई रेल पटरी डाली जाती है, इसके अगल बगल की 15 से 20 किलोमीटर की आबादी इसका उपयोग करती है और लाभ उठाती है, तो कुछ वर्षों बाद 25 से 30 किलोमीटर के घेरे की जनता भी इस परिवहन का लाभ उठाने लगती है। ठीक दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इसकी आवाज़, जब यहाँ ये रेल ट्रैक बनता है तो उसके अगल बगल के 15 से 20 किलोमीटर की आबादी में जो गांव बसे होते हैं, तो क्या करती है, अगर हमारे रेल ट्रैक उसके बगल से निकल गया है तो ये लोग अपना एक व्यवसायिक और कुल मिला के एक प्रकार से अपना धंधा स्टार्ट कर देते हैं। धंधा के रूप में मतलब व्यवसाय, बिजनेस, किसी ने अपना मान लीजिए मूंगफली लगाया खेत में और मूंगफली लेके बेचने चला गया, कोई अपना चाय बना के बेच रहा है, कोई पकौड़ा बना के बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुल मिला के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इसी के सहारे एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए और साई संजोग अगर मान लीजिए आप बगल में अगर स्टेशन है तब तो और बड़ी बात है। क्या होता है कि वहाँ एक बिजनेस उनका स्टार्टअप हो जाता है और अच्छे से उनका बिजनेस चलने लगता है। ठीक दोस्तों, ये होता है, फ़ायदे होते हैं रेल ट्रैक बिछाने के भी। अब देखते हैं दोस्तों रेल मार्ग को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है। ठीक दोस्तों, रेल मार्ग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो पहला हमारा है दोस्तों, देखते हैं फैक्टर विच अफेक्ट ऑफ रेल ट्रैक। अब देखेंगे दोस्तों, पहला है हमारा रेल पथ की गेज। रेल पथ की जो गेज होती है दोस्तों, ये हमें प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करेगी उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। गेज के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं, गेज क्या होती है। दो जो रेल होती है उनके बीच की दूरी जो होती है उसे हम गेज बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अधिक यातायात के लिए मैदानी क्षेत्रों में बड़ी लाइन डाली जाती है। मतलब कि अधिक यातायात के लिए मैदानी क्षेत्रों में बड़ी लाइन डालनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी अथवा पतली लाइन उपयुक्त तथा मितव्ययी होती है। अब क्या कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अधिक यातायात के लिए मैदानी क्षेत्रों में बड़ी लाइन डालनी चाहिए, क्योंकि जो अधिक यातायात करते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों कि लोग अधिक आएंगे और जाएंगे भी, इसीलिए हमें बड़ी लाइन डालेंगे तो क्या होगा कि आने जाने में सुविधाएं रहती हैं और जल्दी से अधिक लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ जो है समतल एरिया नहीं रहती है, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहाँ छोटी तथा पतली लाइनें बनानी पड़ती है जो वहाँ के लिए मितव्ययी रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों के नियंत्रक बिंदु।
रेल मार्ग क्षेत्र के मुख्य नगरों, व्यापारिक केंद्रों, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों से होकर निकालनी चाहिए। नदी नालों को ऐसे स्थान पर पार करें जहां इनका पथ न्यूनतम हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें नियंत्रक बिंदु में ये है कि रेल क्षेत्र के मुख्य जो रेल मार्ग जो जाता है दोस्तों, रेल मार्ग के क्षेत्र के मुख्य नगरों, व्यवसायिक, मतलब कि ऐसा ना लगे कि आदमी अगर जा रहा है तो उसे कुछ अजीब व गरीब लगे, आदमी निकले तो लगे कि यहाँ सामाजिक स्थल भी हो, देखने में अच्छा भी लगे, और जब व्यापारिक केंद्र भी हो, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हो, जो लोग ट्रेन से जाते रहते हो तो अगल बगल देखें तो उन्हें भी देखने में, यात्रा में भी उनको ये लगे कि हाँ यात्रा भी मेरी शुभ गई और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक दोस्तों, और नदी नालों में को ऐसे स्थान पर पार करी जाए, ऐसे स्थान पर पार करना चाहिए जहाँ दोस्तों समकोण हो, ये नहीं कि दूरी अधिक हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक, वो आपको खुद केंद्रित, मतलब नियंत्रक केंद्र बिंदु का मतलब यही होता है। ठीक दोस्तों, अब स्थलाकृत, स्थलाकृत क्या होता है दोस्तों? रेल मार्ग को दलदली भूमि से दूर रखना चाहिए। रेल मार्ग जो है दोस्तों उसको दलदली भूमि से दूर रखना चाहिए, अन्यथा उस क्षेत्र में जल निकासी की उचित उपाय करने पड़ती है। मतलब कि अगर आप ऊपर उन्हें व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उन्हें फिर जल निकास की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो आप दलदली स्थानों पर न बनवाएं या तो बनवाएं फिर जल निकासी की व्यवस्था करवाएं। इससे अच्छा है कि दोस्तों दलदली स्थान पर रेल पटरी नहीं बिछवाना चाहिए। ठीक दोस्तों, नंबर में दोस्तों हमारा आता है बाढ़ क्षेत्र। किसी भी दशा में बाढ़ का पानी रेल मार्ग के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। रेल को ऐसे क्षेत्र से दूर रखना चाहिए जहां पर प्रतिवर्ष अधिक या भयानक बाढ़ आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बाढ़ क्षेत्र वाली एरिया से हमें रेल ट्रैक को नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब बारिश होती है, बारिश की वजह से होती है आती है बाढ़, और बाढ़ जब आ गई तो अगर रेल ट्रैक में पानी अगर भरा रह जाएगा तो रेल ट्रैक को से ट्रेन निकलने में भी दिक्कत होती है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं 5th नंबर में क्या आता है, ज्यामितिक मानक। ज्यामितिक मानक में क्या आएगा दोस्तों? रेल मार्ग की ढाल जो है, वक्र आदि के लिए जो मानक निर्धारित कर रखे हैं उनके अनुसार संरेखण तय करना चाहिए। कुल मिला के इसका कहने का है कि जहां आप ढाल जो है, वक्र की ढाल दी जाती है उसको मानक रूप से दिया जाए, वरना अगर कम ज़्यादा हो गई तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। ठीक, अब आते हैं दोस्तों हमारा 6 नंबर में क्या आएगा, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे। रेलवे स्टेशन नगर के एक किनारे पर स्थापित करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों? पुलों तथा रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहना चाहिए। रेलवे स्टेशनों समतल तथा उचित भूमि पर बनाना चाहिए। यह कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो रेलवे स्टेशन है वो गांव के, मान लीजिए जिस शहर के बगल में रखना चाहिए, और पुलों तथा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त उपलब्ध जगह भी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर स्टेशन पे जगह नहीं है, जो यात्री आते हैं जाते हैं उनको लिए भी बहुत परेशानी होती है, और पुल में भी जगह होनी चाहिए। पुल आप ऊपर से निकाल रहे हैं, रेल ट्रैक है और रेल ट्रैक को क्रॉस करने के लिए ऊपर से पुल बना दिए, ऊपर आने जाने की व्यवस्था अगर सही से नहीं रहेगी तो बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। इसीलिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ये सब देखकर ही आप निर्माण करें। आप देखते हैं 7th नंबर में क्या आएगा दोस्तों, रेल सड़क क्रॉसिंग। जहां तक संभव हो सभी सड़कें रेल लाइन को समकोण पर पार करें। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जहां तक संभव हो क्या करें, वो समकोण पर पार करना चाहिए रेल क्रॉसिंग। इसके लिए सड़कों पर उचित क्षैतिज वक्र देकर इन्हें रेल लाइन के समकोण पर ले आना चाहिए। कुल मिला के इन्हें, अगर आप ये न्यून कोड या कोई और कोड बना रहा है तो इसे कुल मिला के हमें समकोण पर पार करवाना चाहिए, समकोण पर लाके पार करवाना चाहिए। और 8th नंबर में आता है निर्माण मटेरियल तथा श्रमिक। रेल लाइन उस क्षेत्र में स्थित पत्थर के खदानों के समीप से निकलनी चाहिए जहां, ताकि कहने का मतलब ये है दोस्तों, रेल लाइन उस क्षेत्र में स्थित पत्थर के खदानों के समीप से निकलनी चाहिए ताकि रेल मार्ग के निर्माण के लिए गिट्टी आसानी से उपलब्ध हो सके। उस पर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार रेल लाइन ऐसे क्षेत्रों से निकालनी जाए जहां से
श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकें। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मटेरियल हमें अच्छी तरीके से और उपलब्ध आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसी जगह से हमें रेल ट्रैक को निकालना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों 9 नंबर में क्या आता है, राजनीतिक सीमाएं। रेल मार्ग किसी भी दशा में अन्य देश के क्षेत्र से नहीं गुजरना चाहिए और जहां तक संभव हो सके यह देश की सीमा के काफ़ी भीतर रहना चाहिए ताकि युद्ध काल में रेल संचार व्यवस्था ठप न हो जाए। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर रेल मार्ग है जो अपनी, तो वो क्या करे कि अपने देश के अंदर से ही गुजारे, ऐसा ना हो कि दूसरे के देश से लेके बगल से जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे के देश के अंदर ले जाएंगे या उसके बगल से ले जाएंगे, भविष्य में कभी युद्ध हुआ तो क्या होगा कि हमारी जो रेल व्यवस्था है उस रेल व्यवस्था हमारी ठप हो जाएगी, वहीं से फिर मतलब कि रेल की सहायता से हमारा कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी के ना देश से रेल क्रॉसिंग करना चाहिए ना तो साइड से, अपने देश के भीतर ही रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, पथ संरेखण क्या होता है दोस्तों, ये हमारी अगली टॉपिक है पथ संरेखण। पथ संरेखण के बारे में जानेंगे। ट्रैक अलाइनमेंट, अलाइनमेंट माने क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में संरेखण होता है और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रेल मार्ग के मध्य रेखा जो होती है दोस्तों, रेल मार्ग के मध्य रेखा की स्थिति तथा दिशा को प्लान में दर्शाने तथा मौके पर भूमि पर लगाने को पथ संरेखण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, रेल मार्ग के मध्य रेखा की स्थिति तथा दिशा को प्लान में दर्शाना, प्लान में जो दर्शाया जाता है तथा मौके पर भूमि पर लगाने को पथ संरेखण कहते हैं। उसी की सहायता से जो भूमि पर लगाया जाता है उसे पथ संरेखण कहते हैं। प्लान में दर्शाया जाएगा और प्लान की सहायता से भूमि पर लगाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, पथ संरेखण। नए रेल मार्ग के लिए उत्तम संरेखण का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अथवा नगरों के बीच रेल लाइन डालनी है, वह स्थान अथवा नगर पहले से ही निश्चित होते हैं जो उस क्षेत्र के लोगों की मांग अथवा सरकारी हित पर चुने होते हैं। रेल मार्ग के बगल स्थित भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिधर से रेल निकलेगा उधर की भूमि की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेल मार्ग का संरेखण तय करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला हमारी है लंबाई। लंबाई क्या है दोस्तों, रेल मार्ग की लंबाई दो नगरों तथा स्थानों के बीच व्यवहारिक दृष्टि से न्यूनतम होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। रेल मार्ग की लंबाई दो नगरों तथा स्थानों के बीच व्यवहारिक दृष्टि से न्यूनतम होनी चाहिए। सेकंड नंबर में आएगा दोस्तों व्यय। रेल मार्ग के निर्माण पर कम से कम व्यय आना चाहिए, यह अधिक कटान भराव में नहीं होना चाहिए। कम से कम व्यय आना चाहिए, अधिक कटान और भराव नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों नदी और नाले। संरेखण ऐसे होने चाहिए कि रेल मार्ग को कम से कम नदी नालों को पार करना पड़े, संरेखण ऐसा हो। ठीक दोस्तों, भूमि रेल, अब भूमि के बारे में, भूमि में देखेंगे दोस्तों, रेल मार्ग को बाढ़ग्रस्त या दलदली भूमि से दूर रखना चाहिए। इसी प्रकार इसे ऊंचे नीचे या टीले व मूल्यवान भूमि से हटाकर डालना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब पुल तथा क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे। रेल लाइन मार्ग पर पड़ने वाले नदी नालों को रेल पथ समकोण पर पार करना चाहिए। कहने का मतलब अगर समकोण पर पार करेगा तो दूरी कम होगी, तो पार करने में भी आसान रहेगा और खर्च भी कम आएगा। नदी नालों को पार करने में, पुल बनाने में, ये सब खर्च भी कम हो जाएंगे। और दोस्तों अगर मान लो दूसरे कोण पे अगर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें खर्च अधिक आएगा और पुल बनाने में टाइम भी अधिक लगेगा और डर भी अधिक रहेगा। इससे अच्छा समकोण में करवाएंगे तो फायदे रहते हैं, कम खर्च पे अच्छे काम हो जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा 6 नंबर में मुख्य नगर। रेल लाइन मार्ग पर पड़ने वाले नदी नालों को रेल पथ समकोण के साथ साथ सभी नगरों या व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक केंद्रों, मुख्य गांवों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हुए बिछानी चाहिए ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब इसके अगल बगल के लोग इसका वो लाभ उठाएंगे तभी इसे कुछ रेल पथ डालने का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और उसमें जो यात्री सफ़र कर रहे होंगे उनका भी फ़ायदा होगा, उनको भी चाय नाश्ता पानी मिलता रहेगा बराबर। इसीलिए सोच समझ के रेल ट्रैक बिछाना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों, हमारा 7 नंबर पे आता है वक्र। संरेखण पर पड़ने वाले वक्र सरल तथा बड़ी त्रिज्या वाले होने चाहिए। बिल्कुल सीधा संरेखण यात्रा को निराश बनाता है। घूमती हुई रेलगाड़ी आनंद देती है। कहने का मतलब अगर घूम घूम के जाएंगे दोस्तों, क्या होगा, मन एकदम फ्रेश रहेगा और ये नहीं बोर नहीं होंगे लोग जो उसमें बैठे रहेंगे ट्रेन में, ये उससे बोरिंग नहीं होगी कि यार वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उससे बोर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा मंगलमय करेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं 8 नंबर में क्या आता है, ढाल। ढाल के बारे में पढ़ेंगे। रेल लाइन की अनुलंब ढालें नियंत्रक मान की होनी चाहिए। कहने का मतलब है रेल लाइन की अनुलंब ढालें जो है निरंतर मान की होनी चाहिए, ताकि इंजन की चढ़ाई चढ़ते समय अधिक शक्ति न लगानी पड़े। भारतीय रेल मार्ग पर मैदानी क्षेत्रों में नियंत्रक ढाल रोलिंग ग्रेडियंट 1:150 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1:100 निर्धारित की गई है। समझ में आया दोस्तों, जो ढाल है वो हमारी समतल क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में 1:150 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1:100 निर्धारित की गई है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना, ये काम आएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों 9 नंबर में धार्मिक स्थल। रेल मार्ग को धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि से पर्याप्त दूरी से ले जाना चाहिए। इन स्थलों की सीमा का उल्लंघन करना कानूनी वर्जित है। कहने का मतलब है अगर जब बगल से जाएंगे तो लोग पूजा वूजा करते रहेंगे, उससे डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए दूर से ले जाना चाहिए थोड़ा। सुरक्षित मार्ग के बारे में देखेंगे दोस्तों, हमारा 10 नंबर है। रेल मार्ग सुरक्षित होना चाहिए। संरेखण को भयानक जंगलों या रेगिस्तानों, दलदली भूमि अथवा सूत्र या क्षेत्र की सीमा से दूर रखना चाहिए। समझ में आया दोस्तों, रेल मार्ग सुरक्षित होना चाहिए और दलदली स्थानों और जंगलों से सबसे दूर रहना चाहिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला टॉपिक, पहाड़ी क्षेत्र में रेल पटरी का संरेखण कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिली एरियाज, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में रेल पटरी का संरेखण कैसे करें। रेल पथ जिसकी अनुलंब ढाल 3% से कम होती है सामान्यतः रेल पथ कहलाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रेल पथ जिसकी अनुलंब ढाल जो है 3% से कम होती है सामान्यतः रेल पथ कहलाता है। जब यह ढाल 3% से अधिक होती है तब यह पहाड़ी रेल पथ की श्रेणी में लिया जाता है। पहाड़ी, जब क्या कहने का मतलब दोस्तों, पहाड़ों की स्थलाकृति को देखते हुए तथा कटान या भराव पर अत्यधिक व्यय रोकने के लिए इन क्षेत्रों में छोटी अथवा संकीर्ण रेल लाइन डालना उत्तम रहता है। जब ट्रैक के अनुलंब ढाल 6% से अधिक हो तो दोनों मुख्य रेलों के मध्य अतिरिक्त विशेष खंड वाली रेल डाली जाती है। इसे रेक रेल कहते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों, जब 6% से अधिक हो तो दोनों मुख्य रेलों के मध्य तक अतिरिक्त विशेष खंड वाली रेल डाली जाती हैं। इसे रेक रेल कहते हैं। इस प्रकार के पथ को रेक या व पिनियन रेल मार्ग या रेक एंड पिनियन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैक के मध्य में डाली गई रेक रेल पर दांते बने रहते हैं और उसी के अनुप्रस्थ इंजन के नीचे दांतेदार पिनियन पहिया लगा होता है। जब गाड़ी ढाल से नीचे को आती है तो उपरोक्त व्यवस्था गाड़ी को नियंत्रण में रखती है और नीचे की लुढ़कने नहीं देती है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अब जब ये गाड़ी हमारी नीचे इंजन की दांतों या पिनियन पहिए लगे रहते हैं, जब गाड़ी ढाल के नीचे आती है तो क्या करती है, उसी के सहारे वो नियंत्रण करते हैं।
कहने का मतलब ये लुढ़कने नहीं देते उसको, उसी के सहारे वो नियंत्रण कर लेते हैं। पहाड़ी या रेल पथ पर पहाड़ियों को लांघने तथा तल प्राप्त करने के लिए निम्न संरेखण अपनाए जाते हैं। पहले क्या है दोस्तों, टेढ़े मेढ़े संरेखण और सेतु सर्पिल संरेखण और सुरंग सर्पिल संरेखण, स्विच बैक संरेखण। इसके फिगर के बारे में दिखाते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा टेढ़ा मेढ़ा संरेखण है। इसी तरह के भी संरेखण बनाने पड़ जाते हैं पहाड़ी एरियो में। आरएल जिसका 250 है और फिर आगे चल के हिली एरिया है, फिर 235 है, फिर ऊपर 240 है, फिर नीचे 260 है। इस तरह के भी रेल ट्रैक बनाने पड़ जाते हैं कभी कभी। और सेतु सर्पिल संरेखण कैसे होता है देखो दोस्तों, पुल पर ट्रैक देख रहे हो, ये पुल है हमारा बीच में, उस पर ट्रैक बनाए गए हैं। पुल के नीचे का ट्रैक रहता है, पुल के ऊपर भी ट्रैक क्रॉस करता है। इस तरह की इसे कहते हैं सेतु सर्पिल संरेखण। और अपना देखते हैं सुरंग सर्पिल संरेखण कैसे होता है सुरंगों में। अब देखो, एक तरफ सुरंग के अंदर से निकला और पहाड़ियों में निकल पड़ा। इस तरह के भी ट्रैक का निर्माण करना पड़ता है पहाड़ी एरिया में। अब आते हैं देखते हैं स्विच बैक संरेखण कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों, जिसका आरएल 240 है और उधर उस साइड हमारा 260, और बफर स्टॉप बना के हम लोग दोस्तों यहाँ स्विच बैक संरेखण बनाते हैं। पहाड़ी रेल पथ का विशेष संरेखण इसी चारों पर निर्धारित किया जाता है। रेल ट्रैक हिल एरिया इसी को कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।